हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नई क्लास की। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग, आ जाइए जल्दी से। आज की क्लास होगी हमारी फिर से एक बार केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की, और इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड्स। तीनों ग्लैंड्स एक साथ यहाँ पर आपको पढ़नी है आज एक ही लेक्चर में। सो केयरफुली, ध्यान से पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, नोट्स बनाइए और चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। किस ग्लैंड की बात करेंगे हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड की। सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ पर कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है इसकी लोकेशन क्या है। देखो, पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड, जो ट्रैकिया के दोनों तरफ बटरफ्लाई कह सकते हो या यक्ष के आकार की ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती है। थायराइड के ऊपर यहां पर हम देख रहे हैं ये पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। अभी इसको और मैं डार्क करता हूं थोड़ा सा। यहां पर एक ये और दूसरी ये, इस तरीके से ये दोनों ग्लैंड्स पाई जाती है। कहां पे पाई जा रही है? थायराइड ग्लैंड के अपोजिट साइड में दोनों लूप पर एक एक पेयर पाई जाती है। इसको और क्लियरली आप देखिए जरा। थायराइड को बाहर निकाल लेते हैं, इस तरीके से देखिए आप। यहां पर ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये है थायराइड। और इस थायराइड के ऊपर दोनों तरफ 1 2 3 4, तो कुल कितनी ग्लैंड्स है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4 ग्लैंड्स। 2 या 1 पेयर इन ईच। दोनों लूप पर एक एक जोड़ी पाई जाती। कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? 4। कहां पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड्स की बैक साइड पे। अब चलिए आगे की बात करते हैं या काम की बात करते हैं। काम की बात सबसे पहले क्या है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन्स निकाला जाता है। पैराथायरॉइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर उपस्थित होती है। प्रत्येक लूप में 2 पैराथायरॉइड हैं और इनका जो मेन काम होता है वो काम है इसका एक विशिष्ट प्रकार का हार्मोन्स निकालती है। और इस विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स को हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं PTH। पिछली क्लास में इसके 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। पैराथायरॉइड ग्लैंड से एकमात्र हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन्स। शॉर्टली इसे हम कहते हैं PTH। अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है
प्रोटीनिक इन नेचर है। अब बात क्या आती, जब भी हम किसी हार्मोन की बात करते हैं तो दो बातें बहुत ध्यान रखी जाती हैं कि ये निकला कहां से, और दूसरी बात ये ध्यान रखी जाती है कि इस हार्मोन्स का काम क्या है। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएस रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन इन ब्लड। इसका सिक्रीशन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कितनी है। सिक्रीशन रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन इन ब्लड। अब कब निकलेगा? कैल्शियम कम होगा तब निकलेगा या ज्यादा होगा तब निकलेगा? ये भी एक क्वेश्चन यहां पे बन रहा है। पीटीएस इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। इसका मतलब है कि पीटीएस तब निकलता है जब हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन की मात्रा कम हो जाती है। तो पीटीएस निकल करके कैल्शियम आयन की मात्रा को बैलेंस करता है या बढ़ाता है। पॉइंट को यहां पर शॉर्ट आउट किया जाएगा तो पीटीएच हार्मोन्स कैल्शियम लेवल या पीटीएच हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। यह हमारे शरीर में कैल्शियम आयन की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। अब बात यह आई बेटा कैसे बढ़ाता है, ये बहुत जरूरी बात समझनी है कि कहां कहां से कैल्शियम आयन लाता है। कैल्शियम आयन पैदा थोड़ी करेगा, कहीं ना कहीं से उठा के लाएगा। इस बात पर फोकस करें। पीटीएच स्टिमुलेट बोन रीएब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों में होता है। तो पीटीएच निकल करके बेटा उन बोन को डिसॉल्व करता है, घोलने का काम करता है, और वहां से कैल्शियम आयन को रिलीज करा करके ब्लड में मिलाता है। इस घटना को हम डीमिनरलाइजेशन या खनिजीकरण भी कहते हैं, या मिनरल्स को तोड़ करके कैल्शियम आयन को बोन से तोड़ करके ब्लड में मिलाने का काम करता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा काम यानी और कहां से लाएगा ये, तो पीटीएच स्टिमुलेट ऑफ कैल्शियम आयन रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड। जो हम खाना खाते हैं उस खाने से भोजन से कैल्शियम आयनों को अवशोषित करेगा, और साथ ही साथ किडनी में पाई जाने वाली जो नेफ्रॉन्स होती हैं उन नेफ्रॉन्स से भी कैल्शियम आयनों को ये क्या करता है, अवशोषित करके ले कहां जाएगा, ब्लड में ले जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में बोला जाए कि पीटीएच किस प्रकार का हार्मोन्स है, तो पीटीएच बेटा हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स होता है, क्योंकि ये कैल्शियम आयनों के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, इसलिए ये कैसा हो गया, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स है। पीटीएच बराबर हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स।
आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। इसी के साथ साथ एक नॉन आयोडिनाइज्ड हार्मोन्स टीसीटी, ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हुआ था T3 T4 के साथ, आपको याद होगा। तो पीटीएच और टीसीटी दोनों मिलकर के हमारे शरीर में कैल्शियम बैलेंस को बराबर बनाए रखते हैं। कौन कौन? मैंने कहा पीटीएच के साथ साथ टीसीटी दोनों मिलकर के हमारे शरीर में कैल्शियम बैलेंस करते हैं। एक बार में पूरी बात को अगर समझना है तो पीटीएस पैराथार्मोन से, कहां से निकला? पैराथायरॉइड से निकला। क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाएगा। कहां कहां से लाएगा? बोन को डीमिनरलाइज कराएगा, रीनल ट्यूब्यूल से अवशोषित करेगा, खाए गए भोजन से कैल्शियम को लेगा और इन सभी जगह से अवशोषित करा करके कैल्शियम आयनों को ब्लड में बढ़ाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कुल मिलाकर अगर ध्यान दिया जाए यहां पर, तो ये एक प्रकार का हाइपर कैल्सिमिक टाइप का हार्मोन से, चूंकि ये हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। देखो बेटा, एक बात बता दें, इस चैप्टर में बहुत खास बात इधर उधर से नहीं पढ़ना है। जितना एनसीईआरटी में दिया है उसी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, पैराथायरॉइड या पैराथायरॉइड ग्लैंड समाप्त हुई, पैराथार्मोन्स के बारे में बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी ग्लैंड की। तो बच्चों, पैराथायरॉइड के बाद एनसीईआरटी की नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर थाइमस ग्लैंड की। सबसे पहले थाइमस ग्लैंड क्या है? एक प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड से, एक प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड है। पहले भी इस बात पर चर्चा की थी मैंने कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो केवल हार्मोन सीक्रेट करती, उनको हम प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो इंडोक्राइन सीक्रेशन के अलावा साथ साथ एक्सोक्राइन भी होती है नेचर में, जैसे पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, वो सब मिक्स्ड ग्लैंड होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में थाइमस ग्लैंड की। तो सबसे पहले यहां पर आप लोकेशन देखिए, यह हमारे चेस्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस प्रकार से स्थित होती है। हमारी आदत है पुरानी, में फालतू बातें नहीं करता बिल्कुल भी। जो नीट या एनटीए से टचिंग में क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, बेकार की बात करनी नहीं। बच्चे का समय बड़ा कीमती होता है और एक एक मिनट की उसकी कीमत होती है, एक एक सेकंड की कीमत होती है। हम तो ये कहना चाहेंगे यहां पर। तो इमेजिन करिए, दिमाग में बनाइए, थाइमस कहां पे है बेटा? देखिए, पीनियल, पिट्यूटरी यहां पे थी, इसके बाद गले में आए, यहां पर थायराइड और पैराथायराइड थी ट्रैकिया पर। अब थोड़ा सा उसके नीचे आ रहे हैं यहां पर चेस्ट रीजन में, तो यहां पर भी एक ग्लैंड पाई जा रही जिसका नाम थाइमस है। अब थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा और इसका क्या काम होगा, मामला ये बैठने जा रहा है। तो अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड की, तो बेटा इससे केवल एक मात्र हार्मोन्स निकलता है और इसका नाम होता है थाइमोसाइन्स। क्या नाम बताया मैंने इसका? थाइमोसाइन। ये इससे हार्मोन से निकलता है।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पीटीएच की बात कर रहे थे, पैराथॉर्मोन्स की बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से थाइमस ग्लैंड से केवल एक ही हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है थाइमोसाइन्स। अब इसका काम क्या है, सीधे क्वेश्चन की बात, फालतू बात नहीं करने का। इसका काम होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इस बात का मतलब समझिए, देखिए लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी का मेन पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का एक भाग है, जो बोन मैरो में बन करके बोन मैरो में बनी रहती है, उनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस में आकर के इस्टेब्लिश होती है, जहां पर इनका डिफरेंशिएशन होता है, जहां पर इनका विकास होता है, इसीलिए इनके आगे टी फॉर थाइमस लिम्फोसाइट लिखा हुआ है। तो वास्तव में जो लिम्फोसाइट की स्कूलिंग है वो स्कूलिंग थाइमस में कंप्लीट होती है, और उस स्कूलिंग को गवर्न करने का काम थाइमोसाइन का है, और ये थाइमोसाइन थाइमस से सिक्रीट होता है। छोटी छोटी बात है। ये टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जो दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है हार्मोनल ह्यूमोरल इम्यूनिटी। उसमें से जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, टी लिम्फोसाइट रेगुलेट क्या प्रोवाइडेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही कि सर ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, तो 11th के बच्चे हैं तो याद करो कि अभी आपको नहीं पर मिलने वाला, ये आपको मिलेगा 12th की क्लास में, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम पढ़ाएंगे आपको तब। वहां की क्लासेस पढ़ी हुई है, वहां मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वहां पर जाके पढ़े। और अगर आप 12th या टारगेट के बच्चे तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम यहां बताने वाले नहीं है। तो थाइमोसाइन डिफरेंशिएशन कंप्लीटेड और रेगुलेटेड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को गवर्न करती। इसके अलावा पहला काम तो इस थाइमोसाइन का ये हो गया। अब अगर इसके सेकंड फंक्शन की बात करें, फंक्शन सेकंड की अगर बात की जाए, यहां पर दे हेल्प और रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, रेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, उन एंटीबॉडी को बनाने का काम भी, जो रेगुलेशन है एंटीबॉडी के बनने का, जो रेगुलेशन है वो थाइमोसाइन के द्वारा बच्चों किया जाता है। और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी को गवर्न करती है। तीसरा काम इसका एक और है, और काम क्या, ये बड़ी मजेदार बात है, और इसको आप सुनिए भी समझिए भी, क्योंकि इसको एज ए नोट्स हम बताने जा रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकमात्र ये ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो उम्र के साथ साथ छोटी होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ओनली gland that reduce with the age,
only gland that reduced with age। और यही कारण है कि जो बुढ़े लोग होते उनमें दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, क्योंकि वहां पर ये डिजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। और जब ये ओल्ड एज में कैसी हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, तो थाइमोसाइनिन जो हार्मोन्स है हमारा, जो थाइमोसाइंस हार्मोन्स है हमारे यहाँ, इसका निकलना बंद हो जाएगा। और जैसे इसका निकलना बंद हो गया तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए वृद्ध लोग जो होते हैं जल्दी से बीमार होते हैं और दवा देने के बाद भी जल्दी से ठीक नहीं होते। क्या लिखा हुआ है? ओनली ग्लैंड दैट रिड्यूस विद एज, या इसको एक तरीके से और देख सकते हो कि डिजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल। जब डिजनरेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लो थाइमोसाइन, और जब लो थाइमोसाइंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इम्यून रिस्पांस वीक। इस तरीके से पूरी बात को एक बार में समझें। थाइमस ग्लैंड प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे चेस्ट रीजन में ऊपर की तरफ स्थित होती है। एकमात्र हार्मोन से निकलता जिसका नाम है थाइमोसाइन। ये थाइमोसिन जो होता है यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी से संबंधित है। थाइमोसाइन निकल करके बॉडी में टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण या उनकी स्कूलिंग को गवर्न करता है, और ये टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को गवर्न करती। इसके अलावा बच्चों ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी रेगुलेट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर की ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ साथ छोटी होती जाती, डिजनरेट होती जाती, रिड्यूस होती जाती है, और इसके रिड्यूस होने के कारण वृद्ध लोगों में, ओल्ड इंडिविजुअल्स में थाइमोसिन की मात्रा कम हो जाती है, और ऐसा होने के कारण उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग एक नई ग्लैंड्स के बारे में। बच्चों अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। इस ग्लैंड का नाम है, सामने आपको दिख रही ना, एड्रीनल ग्लैंड्स। अब सबसे पहले हम यही समझ लें कि इसको एड्रीनल क्यों कहते हैं। देखो ये है रीनल। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी के ऊपर ये चिपकी हुई ग्लैंड जो आपको दिख रही ना, ये वाली, ये देखो डॉट में बना रहा हूं जहां पे ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ये डॉट दिख रहे हैं। तो चूंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, रीनल के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसलिए इसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। क्लियर हो गया? सबसे पहले इसका नाम एड्रीनल इसलिए रखा गया, अधिवृक्क ग्रंथि इसलिए नाम रखा गया
चूंकि ये वृक्क के ऊपर जुड़ी हुई पाई जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। अब इस एड्रीनल का एक पार्ट काट करके दिखाने की कोशिश की गई कि ये अंदर से जब इसका स्लाइड काट करके देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी हमको। तो एड्रीनल में दो बेटा पार्ट होते हैं, एक ही जो पीले रंग का पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये पीले रंग का, इस पीले रंग के पार्ट को हम कहते हैं, यहां पे आप देख सकते हो, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये कौन सा, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो पीले रंग का बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये इसका कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। और जो इसके बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जहां पे मैंने हाथ लगा रखा है इस समय, इस पार्ट को हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। इसे हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। इसलिए तो अगर टिश्यू के अकॉर्डिंग इसको देखें तो इसमें दो विशिष्ट प्रकार के ऊतक हैं। बाहरी भाग इसका जो होता है इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो मिडिल पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। चलिए अब हम लोग ये यहां पर देखेंगे कि कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन से निकालता है और उनके क्या काम होते हैं, मेडुला कौन कौन सा हार्मोन से निकालता है और उसके क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अभी भी बताया गया पहले भी कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इसका कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है एड्रीनल मेडुला। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स की। बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक आउटर, एक मिडिल और एक इनर। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब है देखो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अब इस बात को आप समझिए। एक तो ये ब्लैक वाला पार्ट हो गया इसका, ये आउटर पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका जो बीच वाला है ये ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं मैं, ये हो गया। और तीसरा पार्ट ये आपको दिख रहा है ऐसे, ये रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है। यानी जो कॉर्टेक्स है इसके भी तीन भाग हैं, आउटर, ये ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, ये हो गया आउटर, ये हो गया आउटर, ये हो गया मिडिल, और ये अंदर वाला पार्ट जो होता है ये इनर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है। अभी इतनी बात मैंने बताई क्यों, देखो फिर से बात को समझो। टोटल ये वाला पीला वाला जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स फिर से तीन भागों में बटा है, आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स, मिडिल एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर एड्रीनल कॉर्टेक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेडुला। तो अभी हम बात करने वाले हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। तो क्रमशः अब आपको पूरी बात समझ में आने वाली है कि कौन किसका पार्ट है और कौन किसका पार्ट है। एक बार वापस फिर से इसको छोटा किया गया। अब अगर हम बात करें एड्रीनल कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट की, इसको दूसरा नाम है जोना ग्लोमेरुलसा। मिडिल वाले को हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा और इनर पार्ट को हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। एड्रीनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट, आउटर, मिडिल, इनर कॉर्टेक्स, तीनों के अलग अलग नाम, जोना
ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, बाहरी मध्य वाले भाग का नाम और निचले भाग का नाम। अब तीनों भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और तीनों के काम अलग अलग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाले हार्मोन्स को हम कहते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ये मिनरलोकार्टिकॉइड्स जो होते हैं आउटर कार्टेज से सीक्रेट होते हैं और ये हमारे शरीर में जल और खनिज पदार्थों की मात्रा को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट या रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें सबसे प्रमुख हार्मोन्स होता है बेटा जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। सबसे मेन पूछा जाता है यहां पर कि सबसे मेन मिनरलोकार्टिकॉइड्स है, तो अब आपको पता है कि सबसे मेन एड्रिनोकार्टिकॉइड्स का नाम जो होता है वो है, क्या नाम बताया, एल्डोस्टेरॉन। दो क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं कि मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहां से निकला, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला। क्लियर हुआ? इसका काम क्या है, यह हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। सबसे मेन जो मिनरलोकार्टिकॉइड्स है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। अब हम दूसरी बात करते हैं, मिडिल पोर्शन या मिडिल कॉर्टेक्स को हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। इसका काम क्या है, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में गवर्न करता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं उन सभी प्रकार की क्रियाओं को गवर्न करने के लिए ग्लूकोकार्टिकॉइड्स निकलता है, इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ ग्लूको। ग्लूको का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है। फिर वही क्वेश्चन जैसे वहां पर पूछा गया था कि मेन मिनरलोकार्टिकॉइड्स कौन होता है, तो एल्डोस्टेरॉन। इसी प्रकार से मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो होता है इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। इसका मेन नाम है कॉर्टिसोल, ये आप देख रहे हो ना, कॉर्टिसोल। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब अगर बात करें हम तीसरे वाले की, अब अगर हम बात करें इनर यानी जोना रेटिकुलेरिस से निकलने वाला हार्मोन्स, इनको हम कहते हैं गोनेडोकार्टिकॉइड्स। और यह हमारे शरीर में यौवन अवस्था में आने वाले लक्षणों, प्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को, या किशोरावस्था में जिन लक्षणों में बदलाव आता है, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। आगे की बात करें, अब जरा मुख्य बातें होने वाली हैं। फंक्शन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स क्रमशः अभी ये बताया गया मोटा मोटा। अब जरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक बार हो जाए। तो पहला था हमारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। मैंने कहा था कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं बच्चों इस हार्मोन्स के द्वारा गवर्न होती। जैसे इसके द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस जैसी क्रियाओं को गवर्न किया जाता है। इसके साथ ही साथ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। कोशिकाओं के अंदर अमीनो अम्ल की आवश्यकता से अधिक यूज पर यह रोक लगाता है। मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस इम्यून सिस्टम, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन।
एक बार दोबारा से पूरी बात को सुनेंगे। यहां से पहली बात क्या बताई कि यह हमारी कोशिकाओं के अंदर अमीनो अम्ल उस रिजर्व रखने के साथ साथ उनके यूज करने पर रोक लगाता है। दूसरा, हमारी हृदय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको मेंटेन रखता है, किडनी के फंक्शन को मेंटेन रखता है। इसके अलावा शोथ, प्रदाह, जलन, खुजली, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होती हैं उनको ये रोकता है। हमारे इम्यून सिस्टम को रोकता है काम करने से, और ये भी एक प्रकार का इरेथ्रोपोएटिक हार्मोन्स है, क्योंकि इसके द्वारा भी आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में यह सहायक होता है। बार बार मैं कह रहा हूं कि फालतू चीजें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। जो क्वेश्चन है बस उसी पर फोकस करें, लर्न करें। इसमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। पढ़ने से या मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको ये सब याद नहीं होगा ना, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड्स की। ये जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर रीजन से निकलता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला हार्मोन्स मिनरलोकार्टिकॉइड्स। बेसिकली सबसे ज्यादा क्या नाम था इसका? एल्डोस्टेरॉन सबसे मेन है। ये क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। शरीर में जितना भी फ्लूइड है, खास करके अगर हम बात करें तो रक्त की बात करें, उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा को गवर्न रखता है। इसके अतिरिक्त रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, जल, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयंस को गवर्न करता है। यानी सोडियम, पोटेशियम, यानी ये जो सोडियम है और जल है, इसको किडनी से अवशोषित करेगा, उत्सर्जी तंत्र से अवशोषित करेगा, ब्लड में वापस भेजेगा। इसी के साथ साथ ये फॉस्फेट आयनों के साथ भी यही काम करेगा। एल्डोस्टेरॉन का मुख्य काम जो होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखें। द मेन फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करेगा और ब्लड प्रेशर को भी ये बैलेंस करेगा। इनमें एक भी पार्ट अगर नहीं आ रही तो वो स्टेटमेंट गलत है। दोबारा से ध्यान दें, द मेन फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज, अब फंक्शन क्या क्या इसके? इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करेगा, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा। तीसरा हार्मोन्स था सेक्सोकार्टिकॉइड्स, जो इनर मेडुला से निकलता है। देखो ये जो हार्मोन्स होते हैं, यहां मेल फीमेल से मतलब नहीं है, ये दोनों में निकलते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया सेक्सोकार्टिकॉइड्स, क्योंकि इसका जो काम है वो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना होता मुख्य रूप से। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। देखो ये बात भी हमें याद रखनी कि हार्मोन्स का नेचर क्या है। जैसे कभी पेप्टाइड हार्मोन्स है, अब ये देखो ये कैसा है? स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसके सीक्रेशन के बाद हमारे शरीर में एक्सियल हेयर, चेस्ट हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो हेयरिंग या बालों का पैटर्न हमारे जन्म लेने पर नहीं था, और जवान होने पर जहां जहां पर हमारी बॉडी में हेयर निकलते हैं, उन सभी को निकालने के लिए जिम्मेदारी ये लेता है, अर्थात एक तरीके से आपको यौना अवस्था में ले जाने वाली क्रिया विधियों को गवर्न करता है। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए कभी कभी महिलाओं में भी दाढ़ी मूंछ देखी जाती है,
अब उनमें टेस्टोस्टेरॉन तो नहीं निकलता, लेकिन सेक्सोकार्टिकॉइड्स निकलता है। और उस सेक्सोकार्टिकॉइड्स की जिन महिलाओं में अधिकता होती है, ऐसी महिलाओं में दाढ़ी मूंछ या गाल पे उनके काले रंग के हेयर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हम समझते हैं कि पूरी तरीके से अब तक आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स और उसके हार्मोन्स और उनके इफेक्ट पूरी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की। तो बच्चों, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद हम लोग बात करने वाले एड्रिनल मेडुला की। आप देख ही रहे हो कि ये वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। ये आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल मेडुला से केवल 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम होता है एड्रेनलिन, इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम बताया मैंने? एड्रेनलिन, और दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। दूसरा निकलता नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं कोर्टिसोल एमीन्स। कोर्टिसोल एमीन्स, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन को एक साथ मिला करके बोला जाता है कोर्टिसोल एमीन्स। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा, एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो हमारी इमरजेंसी में मदद करता है। इमरजेंसी हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों को एक साथ मिला करके हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। या इसका एक नाम और भी होता है कि हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। या तो लड़ो या उड़ो, या तो लड़ो या तो उड़ो, ये हार्मोन्स नहीं समझे? या तो भिड़ो या भाग लो, नीट से भी। या तो तैयारी बंद कर दो या अच्छे से पढ़ो। पूरी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं? ये हमको लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, खतरे से बचाते हैं, या खतरे के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इंक्रीज अलर्टनेस। दूसरा, प्यूपिलरी डायलेशन। बोले डर की वजह से मेरी आंखें फटी रह गई, तो जो आंखें ऐसे फटी रह जाती तो आंखों के अंदर पिपल्स होता है, उसको ये डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं। राइजिंग ऑफ हेयर। बोले मेरे रोए खड़े हो गए, इतना तेज मेरे को डर लग रहा था कि मेरे रोए खड़े हो गए। किस वजह से? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन की वजह से। और ये सब खतरे में होती है। पसीना आ गया, मारे डर के मेरे तो पसीना निकल रहा था। इंक्रीज हार्ट बीट, मेरा दिल बहुत तेज धड़धड़ा रहा था, मैंने भूत देख लिया। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, कंट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कहने का मतलब ये वो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर को खतरे के लिए तैयार करते हैं, लड़ाई के समय तैयार करते हैं, डर से के समय हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। कैसे? खतरे को भागते हैं, आंखें फैल जाती हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, और हमारी जो हार्ट बीट है, धड़कन है, वो बढ़ जाती है, हमारी श्वसन की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये हार्मोन्स हमें खतरे से बचाने का काम करते हैं। अब अगर कोर्टिसोल एमीन्स की बात की जाए, दोनों को एक साथ मिला करके स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंट्रैक्शन इन ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ ये लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ते हैं। क्योंकि देखो, जब डर गए या लड़ गए, दोनों जगह पर आपको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती। लड़ने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है,
और भागने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। ऐसी दोनों परिस्थितियों से तैयार करने के लिए कोटाचैलमिन्स या एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन, ये निकल करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को तोड़ करके शरीर के अंदर रक्त में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को या शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाते। तो बच्चों निश्चित तौर पर यह क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आई होगी। काफी कोशिश की गई नीट के सभी क्वेश्चंस को समझाने के लिए, और इसके बाद अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो क्लास का मजा डबल हो जाएगा। और उल्लू बनाना बंद कर दीजिए और अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बाद मई आने वाला है। और जैसे जैसे मई आता है ना, वैसे वैसे जो नीट को एग्जाम देने वाले बच्चे हैं जो झूठ बोलते हैं, उनकी धड़कनें तेज होती जाती हैं, क्योंकि अब वो कैसे उल्लू बनाएंगे, अब तो भेद खुलने वाला ही है। तो फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।